वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम एक नई मांगा की शुरुआत करेंगे, जहां पर मैं कुछ कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर कुछ अलग तरीके से बोलने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों को मज़ा आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। और चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि रात के काले अंधेरे को चीरते हुए चाँद की रोशनी पथरीले पहाड़ों के ऊपर पड़ रही है। वहाँ पर कुछ कदम के साथ कुछ नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, तो क्या करोड़ों करोड़ों लोग वहाँ पर मास्क लगाए हुए मार्शल आर्टिस्ट किसी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सामने की ओर उनसे लड़ने के लिए हेवनली डीमन अकेला उनके सामने ऑरा रिलीज करते हुए सामने की ओर खड़ा है। उसके सामने करोड़ों मार्शल आर्टिस्ट उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसके चारों तरफ से लाखों करोड़ों लोग आगे बढ़ रहे हैं। भी वो हेवनली डीमन उन सभी से कहता है, अगर तुम्हें डर और खून इतना ही पसंद है और तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हें यही दूंगा। इतना कहने की ही देर थी कि उसने सभी को ऊपर हमला कर दिया, जिस हमले की वजह से उन सभी के लाखों करोड़ों टुकड़े हो गए, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मौत के घाट उतर गए। वहां पर चांद की रोशनी में आसमान में खून के बादल से बन चुके थे। आसमान से खून की बारिश हो रही थी, मगर हेवनली डीमन के मुख पर सिर्फ यही बात थी कि वे कितने कमज़ोर हैं और कितने मूर्ख हैं कि मेरे सामने लड़ने के लिए आए। इतना कहने की ही देर थी कि वो अपने हाथों में पावर गैदर करते हुए सामने की ओर जो बचे कुछ लोग थे उसके ऊपर ताक देता है। वहाँ पर जो बच चुके थे वो सभी लोग उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हेवनली डीमन के हमले के कारण उनके सभी के सभी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और हेवनली डीमन की आवाज़ सुनाई देती है, आत्मा को बढ़ाने वाली राक्षसी कलाकारी की असली ताकत। हेवनली डीमन के इस हमले के कारण सामने खड़े लोगों के आंखों में डर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। जमीन के अंदर से बड़े बड़े पल पल कलर के हाथ निकल आते हैं, जो कि उन लोगों को कुचलने के लिए बिल्कुल ही तैयार थे। उन सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों बड़े बड़े हाथों से वो बच नहीं पाए और नीचे गिरकर कुचले गए। उन लाशों के बीच में दबा हुआ एक आदमी कहता है कि क्या यह सच में असंभव था कि हम लोग मिलकर हेवनली डीमन को हरा सकें। तभी उन हाथों में पड़ी हुई लाशों में कुछ हलचल होती है। तभी उनमें से बड़ी सी एनर्जी की लहर गूंजने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि उन लाशों में से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उनकी आत्मा को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। आसमान में से अभी भी खून की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हेवनली डीमन के चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं था। तभी वो हंसने लगता है। तभी वो हंसते हुए कहने लगता है कि कहाँ गए वो सारे के सारे हेवनली डीमन के कैंडिडेट जो कि मेरे सामने लड़ने के लिए आए थे। इतने चुप इतने चुप क्यों हो तुम सभी लोग। मैं शायद ये अपने खून से रंगे हुए जीवन में कभी भी शांति का स्वाद नहीं ले पाऊंगा। लेकिन तभी हमें दिखाई देता है कि हेवनली डीमन के चेहरे पर एक शिकस्त दिखाई देती है। वो अपने सीने पर हाथ रखने के बाद वो सोचने लगता है कि ये क्या हुआ। तभी उसके मुख से खून की उल्टी होने लगती है और उसके ऊपर शैतानी आंखों वाले एक राक्षस की छवि दिखाई देती है। हेवनली डीमन अपने माइंड में सोचता है कि क्या ये शुरू हो चुका है। आत्मा को बढ़ाने वाली शक्ति का रिकॉयल, यानी कि जो चीज़ होती अच्छी होती ना उसकी बुरी साइड भी होती ना, वो वाला सीन है यहाँ पर। वो सोचता है कि मैंने अपने आत्मा की पावर को बढ़ाने के लिए मैंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आत्माओं को अपने शरीर में अपनी आत्मा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसका बैकलेस होना आसानी से संभव ही था। इतने में उसके चारों तरफ आत्माओं का घेरा बना लेती हैं और उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। तभी वो कहता है कि मुझे इसकी कीमत के बारे में पहले से ही पता था। मुझे विश्वास था कि मैं इसे हरा सकता हूँ। भले ही दूसरे हेवनली डीमन इसके सामने नहीं जीत पाए, लेकिन मुझको अपने ऊपर विश्वास था। काश ऐसा हो पाता, लेकिन ये तो मेरा अहंकार था जो कि मुझे इस तरीके से सामने की ओर ले आया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि दूर कहीं पर आँखों की तरह दो लाइट जल रही हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लाइट जल रही हैं। इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं। उसका एहसास हेवनली डीमन को भी हो जाता है, उसके कारण वो सतर्क हो जाता है। तभी उस
आत्माओं के अंदर से बहुत सारी चेन निकलती है, जो कि हमारे हेवनली डीमन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जो कि चारों तरफ से हेवनली डीमन के ऊपर हमला कर देती है। उसके पाँव पकड़ लेती है, उसके सारे के सारे हाथ पकड़ लेती है और उसके गले में भी चली जाती है, जिस वजह से हेवनली डीमन वहाँ पर शांति से खड़ा ही रहता है। उसके चारों तरफ से उसे चैन के द्वारा जकड़ लिया गया होता है। लेकिन तभी वो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम सभी लोग मर चुके हो और तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ हेल में चलूं। वो अचानक से शांत हो जाता है और अपने अंदर पावर को गैदर करने लगता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जो कि मुझे पकड़ सके, मुझको फोर्स कर सके। इतना कहने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ जो लिपटी हुई चैन है ना, वो टूट जाती है। हेवनली डीमन के पावर को इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सर्कल अपेयर होता है, जिसके अंदर हमारा हेवनली डीमन भी खड़ा होता है। तभी हेवनली डीमन को कुछ महसूस होता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हो चुका है यहाँ पर। तभी हमें दिखाई जाता है कि हेवनली डीमन की बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है, यानी टुकड़ों में बंटने लगती है। तो हेवनली डीमन कहता है कि क्या यही था मेरे जीवन का लक्ष्य। तभी हेवनली डीमन मरते हुए अपनी आत्मा की कला के बारे में बातें करता है कि वो कोई सामान्य कला नहीं थी, वो एक हेवनली डीमन की बनाई गई एक आत्मा को बढ़ाने वाली कला है, जो कि एक नॉर्मल आत्मा को कंज्यूम करके अपने आत्मा की पावर को बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। वो अपने कुछ आखिरी लम्हों में अपने बारे में सोचता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे युद्ध लड़े, मगर मुझे कभी शांति नसीब नहीं हुई। अगर कोई मुझे दूसरा चांस मिला तो मैं एक बिल्कुल ही पीसफुल ज़िंदगी जीना चाहूँगा। इसी के साथ हेवनली डीमन वहाँ पर मर जाता है और दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर किसी घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मछलियों के बीच में वहाँ पर कोई एक बंदा बैठा होता है, जिसको कोई आवाज़ लगाता है, सर। इतना कहने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है कि सर, आप फिर से यहाँ पर बैठ गए, आपको ठंड लग जाएगी। आप पहले जाकर खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है और उस घर के बारे में बताया जाता है कि इस लड़के का नाम सोसे है, जो कि गोल्डन वॉल मर्चेंट की एक सर्वेंट है। सीन शिफ्ट होता है और लड़के की तरफ जाता है, जहाँ पर लड़का अपने हाथों को देख रहा होता है। तभी वो अपने हाथों से उस लड़की के ऊपर गले के ऊपर स्लेस लगाने की कोशिश करता है। तभी हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है कि जिसका नाम है ब्योक ताइसन, जो कि सेकंड सन है इस गोल्डन वॉल मर्चेंट का। इसके इस तरीके की हरकत देखने के बाद वो सोसो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि सीरियसली आप किस दिनों से ऐसी हरकत क्यों कर रही हैं। जल्दी से रूम में जाओ और खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हमारा एमसी सोचने लगता है कि क्या कचरा तरीके की बॉडी है, जो कि एक इस लड़की को एक स्लैश में मार भी नहीं सकती और उसका सर धड़ से अलग भी नहीं कर सकती। सोचता है कि मैं इसके चेहरे को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसका चेहरा भी एक लड़की की तरह दिखाई देता है। तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, हमारा हेवनली डीमन है, जिसकी छवि हमें पानी के अंदर भी दिखाई जाती है। हेवनली डीमन इस बॉडी में तो आ चुका है, लेकिन अभी इसका नाम ब्योक ताइसन है। इसका पूरा नाम लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, इसकी वजह से मैं इसे ताइसन बुलाऊंगा, आप समझ जाना। सीन शिफ्ट होता है और हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ताइसन बहुत ही कठिनाई से खाना खा रहा होता है। उसको खाने में भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो सोचता है कि क्या स्ट्रेस बड़ी है, जिसकी वजह से मुझे खाना खाने में भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। अभी टाइसन कहता है कि ये बॉडी तो एक कचरे से भी ज़्यादा ख़राब है। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद सोसा कहती है कि प्लीज़ मास्टर, ऐसा मत कहिए, आप जल्द ही यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। सोसो की बातें सुनने के बाद हमारा टाइसन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल फिजिशियन इस बार मुझे ठीक करने के आने वाला है, लेकिन मगर मैंने उसका अभी तक नाम भी नहीं सुना, तो वो क्या खा मुझे ठीक कर पाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद सोसा कहते हैं कि इस तरह से बातें करना बंद कीजिए, आपको इस तरह से एक्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप अब अभी अगर पॉजिटिव सोचेंगे नहीं तो आपके साथ पॉजिटिव होगा कैसे। इसका मतलब है कि आप अच्छा सोचोगे नहीं तो अच्छा बनोगे कैसे, ऐसा बोल रही वो। उसकी सारी की सारी बातें सुनने के बाद टाइसन बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और वो अपने माइंड में सोचने लगता है कि इस चीज़ की शुरुआत 10 दिन पहले हुई, जब मैं इसकी बॉडी में 10 दिन पहले जागा। ये वुहान के बेस्ट मर्चेंट ग्रुप का सेकंड सन है। जब पहली बार हमारा हेवनली डेमन इस बॉडी के अंदर रिकार्नेट हुआ,
यानी कि इस बॉडी के अंदर जागा, तब उसे पता नहीं था कि ये कहाँ पर आ चुका है। तभी वो कहने लगता है कि मैं यहाँ कहाँ पर आ चुका हूँ। उसको जागा हुआ देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि क्या ही घटिया किस्म की इसकी बॉडी है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस है, क्योंकि ये अपने आप अपने खुद के कपड़े भी नहीं पहन सकता। इसके पास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चेहरा है, लेकिन इसके पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी है इसके साथ। इसकी सारी की सारी मेलोडियस बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है और कोई तो सारी टूट चुकी हैं। इसकी वजह से ये कभी भी मर सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये अपनी सेकंड लाइफ में भी इस बॉडी में रिकार्नेक्ट होने के बाद मरने वाला हूँ। मुझे कुछ तो ट्राई करना होगा ताकि मैं इस बॉडी में सर्वाइव कर सकूँ। मैं आत्माओं की मदद से अपने इस मेरिडियन को ठीक करने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसा तब तक करूँगा जब तक कि मेरी सारी की सारी मेरिडियन अनलॉक ना हो जाए। वो अपने माइंड में सोचता है कि ये तभी संभव है जबकि मैं अपनी डेमोनिक आर्ट को इस्तेमाल करूँगा, आत्माओं को बढ़ाने वाली। यहाँ पर मगर एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। मैं आत्माओं को कहाँ से ढूँढूँगा? पिछले जन्म में तो मैं कभी भी आत्माओं को पाने के लिए कहीं पर भी जाता था, तब मैं वहाँ पर किसी को भी सामने आने पर मार देता था। मगर यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इसी तरह से आत्माओं को इकट्ठा करने की कोशिश करूँगा, तो मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट फिर से भुगतने होंगे और फिर से मैं मर सकता हूँ। अपने सामने सोसो को झाड़ू लगाते हुए देखने के बाद उसे एक प्लान याद आता है। वो सोचने लगता है कि मैं इस चांस को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता। मेरी सेकंड लाइफ को मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं करूँगा और इस बार मैं अपने हेवनली डीमन आर्ट को ऐसा ही बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करूँगा, जिस वजह से मुझे साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और पिछले हेवनली डीमन की तरह मैं फिर से फेल नहीं होऊँगा। इस बार मैं एक अलग ही स्तर पे पहुँच जाऊँगा और बनूँगा एक नया हेवनली डीमन, जिसको पहले किसी ने नहीं देखा होगा। तभी टायसन सोसो को आवाज़ लगाता है, जिसकी वजह से सोसो उसके पास जाती है और टायसन कहता है कि मुझे आज कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है। तभी सोसो उससे कहती है कि सर, आप कहीं पर भी चाहो तो उस जगह पर मैं आपको ले जाऊंगी। तभी टायसन कहता है कि मुझे कोर्टिसन हाउस में जाना है, जहाँ पर मुझे तुम ले चलो। उसकी बातें सुनने के बाद कहती है सोसो कि ऑफ कोर्स कोर्टिसन हाउस ना, आपकी चॉइस बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। तभी सोचो को कुछ रियलाइज़ होता है। कोर्टिसन हाउस ऐसा हाउस होता है, यानी कि समझ सकते हैं कि कोठा है, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और वहाँ पर वो वाले काम होते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? उसका ऐसा रिएक्शन देखने के बाद हमारा टायसन भी कहता है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम इतनी ज़्यादा सरप्राइज़ क्यों दिखाई दे रही हो? तभी वो सोचता है कि इन केस मुझे यहाँ पर बॉडीगार्ड या कोई कल्टीवेटर को साथ में ले जाना चाहिए, जिसकी वजह से मैं इसकी रक्षा कर सकूं। शायद कभी भी मुझे इसके बारे में काम आ सकता है। तभी सोसो भी कहते हैं कि आप पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं थे, आप बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसकी बातें सुनने के बाद हमारा टायसन भी कहता है कि ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो। उसकी बातें सुनने के बाद सोसो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मुझे थैंक्स, आपको मेरे बारे में ऐसा सोचने की वजह से। तभी हमें सूरज डूबने के समय के पास ले जाते हैं, जहाँ पर हमें सोसो दिखाई जाती है, जो कि हमारे हीरो के कपड़े को ठीक कर रही होती है। वहाँ पर हमारा हीरो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम बॉडीगार्ड को तो अपॉइंट किया है ना, जो कि सही टाइम पे आ जाएगा। उसकी बातें सुनने के बाद हमारी सोसो भी कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, मैंने उसको अपॉइंटमेंट कर दिया है, वो आपके साथ ही रहेगा। यहाँ पर कुछ सारी बातें होती हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे बताने में भी बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से इसको हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद हमें गेट के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा बॉडीगार्ड आ चुका होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाते हुए उसको बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें किसी के पैर दिखाई जाता है, जो कि गेट के बाहर खड़ा होता है। तभी हमारे हीरो के सामने वो बंदा आ चुका होता है। हीरो तो नहीं बोलेंगे, वो हेवनली डीमन है, लेकिन आप सभी लोग समझ जाना। तभी वो बंदा हमारे हेवनली डीमन के सामने वो करते हुए अपने बारे में बताता है। तभी हमें पता चलता है उसका नाम, जो कि होता है चियोन क्योंग वान। वो एक स्वॉर्ड ड्रैगन कॉर्प्स वॉरियर है। टाइसन उसकी प्रशंसा करते हुए अपने दिमाग में सोचता है कि ये आदमी खुद एक स्वॉर्ड के जैसा है। मुझे नहीं लगता कि इसने यहाँ पर पहुँचने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। इसकी एनर्जी बिल्कुल ही ज़्यादा रिफाइन इतनी बढ़िया तरीके से की गई है कि कहना मुश्किल है कि इसमें कोई खामी या कमी है।
ये कॉर्प का एक नॉर्मल मेंबर है, ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये बात सच है। मैं फ़ील कर सकता हूँ कि इस बच्चे ने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। गोल्डन वॉल मर्चेंट, ये शायद साधारण आदमी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हमें घोड़ों के पैर को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो लोग वहाँ से घुड़सवारी करते हुए बाहर निकल आए हैं। तभी चियोन कहता है कि मास्टर, हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं? यहाँ पर सर लिखा है, लेकिन मास्टर बोलूँगा तो भी समझ जाना। बातें सुनने के बाद टाइसन थोड़ा-सा रुकता है, लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों फ्रेग्रेंट फ्लावर हाउस के पास पहुँच चुके हैं। उसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो वुहान में टॉप 3 टिसन हाउस में की लिस्ट में आते हैं। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने घोड़ों को वहाँ पर बाँध देते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी हमारा च्योन कहता है कि मैं आपका इंतज़ार यहाँ पर बाहर ही गेट के ऊपर खड़ा रह के करूँगा। उसकी बातें सुनने के बाद टाइसन कहता है कि क्यों, तुम बाहर क्यों खड़े रहोगे? उसकी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि माफ़ करना। टाइसन कहता है कि हम कोर्टिसन हाउस के बाहर हैं ना, तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर बाहर इंतज़ार क्यों करोगे? तभी चियोन कहता है कि बिकॉज़ मैं यहाँ पर कुछ होता है तो मैं उसके बारे में देख लूँगा। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद टाइसन बहुत ही डीप आवाज़ में कहता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर को मना करने वाले हो? उसकी बातें सुनने के बाद चियोन बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। उसकी आँखों में साफ डर दिखाई दे रहा होता है। चियोन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये बात ठीक है कि तुम यहाँ पर आकर कुछ मज़े करो और मेरी रक्षा करो। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो कम से कम मेरे साथ में तो रहो। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद चियोन भी हामी भरते हुए अपने सर को झुकाता है। उसको देखने के बाद टाइसन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अगर ऐसा ही है तो चलो हम अंदर चलते हैं। अभी सीन अंदर की तरफ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी लड़कियां उन दोनों को स्वागत कर रही होती हैं। वो दोनों भी अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की बहुत ही मधुर संगीत बजा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है पूरा सीन, वहाँ पर वो दोनों और काफ़ी सारी लड़कियां वहाँ पर बैठने के बाद वहाँ पर खाना खा रही होती हैं। तभी उस लड़के से टाइसन पूछता है कि मेरे साथ आया हुआ बॉडीगार्ड कहाँ पर है? तभी वो लड़की वहाँ उसके कप में वाइन को पोर करते हुए कहती है कि वो आपका इंतज़ार बाहर की ओर कर रहा है। तभी वो लड़कियों से कहता है कि गाइस, तुम लोग जितना चाहो उतना ड्रिंक कर सकते हो, लेकिन मैं अभी ठीक फ़ील नहीं कर रहा हूँ। इसकी वज़ह से मैं आज लिकर नहीं पीऊँगा। लिकर यानी वाइन और दारू, जो भी समझ सकते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि अगर आप लिकर नहीं पी सकते तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तभी वो कहता है कि मैंने कुछ अपने बारे में अफ़वाह सुनी थी, इसी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो उसकी बातें सुनने के बाद लड़कियाँ कहती है, कौन-सी अफ़वाह? तभी वो कहता है कि मुझे तुम लोग सभी चीज़ बताओ जो कि तुम गोल्डन मंचर के सेकंड सन के बारे में जानती हो। अगर हम लोग एक राउंड खोलेंगे जिसमें हमें तुम लोग एक-एक करके मुझे बताना कि तुम लोग क्या-क्या जानती हो। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि ब्योक टाइसन के पास 1000 गोल्ड न्यांग है और उसके पास थोड़ा-सा माइनर है। दूसरी लड़की कहती है क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, उसकी वजह से वो ज़्यादा पावर में और इन्फ्लुएंस में बहुत ही ज़्यादा कम है। उसकी वजह से उसके बड़े भाई ब्योक ताइसो को ही सारी चीज़ें मिलेंगी। ये सिर्फ़ एक अफ़वाह है जो कि पूरे के पूरे वुहान को पता है उसके बारे में। उन लोगों की बातें सुनने के बाद वो कहता है ऑलराइट, इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो चलो तो शुरू करते हैं। उसके बाद वो एक लड़की की तरफ देखता है और उसको सिलेक्ट कर लेता है और कहता है कि मेरे लिए इतना काफ़ी है। तभी सीन कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर हमारा टाइसन और वो लड़की वहाँ पर आ चुके होते हैं। टाइसन वहाँ पर बैठा होता है और वो लड़की उसके सामने खड़ी होती है। तभी टाइसन उसको अपने पास बिठा लेता है। तभी टाइसन उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? तो लड़की उसका जवाब देती है कि मैं यहाँ पर लगभग 10 साल हो चुके हैं, जब तक मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। अभी उस कमरे के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि वो लड़का कितना ज़्यादा कमज़ोर है। वो शायद एक बार में ही नहीं टिक पाएगा, ऐसी गंदी-गंदी बातें कर रही होती हैं। हाँ, दूसरी लड़की कहती है कि वहाँ पर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, अगली बार मैं उसके सामने जाऊँगी। उन सभी लड़कियों की बातें हमारा च्योन भी सुन रहा होता है और उसके बाद कुछ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। वहाँ से बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरे कमरों के में भी उसकी आवाज़ जाने लगती है। पूरा का पूरा ब्रोथल उसके आवाज़ से सुनाई देने लगता है। तभी उन सभी लोग भी बातें करने लगते हैं कि ये उसकी साउंड बहुत ही ज़्यादा लाउड है और इम्प्रेसिव है।
तो फिर वहाँ पर की लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि उसने कोई ना कोई अपनी आवाज़ में एनहांसमेंट की होगी। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है और वो अपने कपड़ों को अपने हाथों से दबाने लगती है। तभी हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए हमारा हेवनली डीमन, हमारा टाइसन उस लड़की के साथ कुछ कर रहा होता है। वो वहाँ पर लेटी होती है और उसके ऊपर अपना हाथ रखने के बाद वो कुछ एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है। उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है। हम देखते हैं कि उसके अंदर से वो कुछ एब्ज़ॉर्ब कर रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो कैसी लगी ये सीरीज़? आगे आकर और भी मज़ा आएगा। आगे मैंने ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इसकी आर्ट स्टाइल और बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लेवल की है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मज़ा आने वाला है। आप देख ही सकते हो कि पहले चैप्टर में ही ऐसा बवाल चीज़ दिखाई दिया गया है, तो आप सोचेंगे कि अगले चैप्टर में क्या होगा। तो मैंने उसको थोड़ा-सा तो पढ़ा है, जिसकी वजह से मैं आपको ये तो बता दूँगा कि यहाँ पर बहुत ही तगड़ा वाला सीन होने वाला है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये भी एडमिट करता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ गलतियाँ भी की हैं, जैसे कि मैंने काफ़ी सारे लोगों की बातें काट दी हैं और मैंने नाम लेने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम की है। जैसे कि मैंने टाइसन को कई बार हेवनली डीमन बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर वो हेवनली डीमन भी है और टाइसन भी है। उसकी वजह से आप ये तो समझ जाना कि उसका दोनों का एक ही अर्थ होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है और मिलते हैं नए एक वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। और हाँ, लाइक और कमेंट करना। हाँ मेरी जान।